हेलो गाइस, आई एम अक्षत महाजन। आज बाजार के माहिर पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी थी। आज बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि किस समय स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है, क्या इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से आप इसको इफेक्टिवली यूज करके मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हो। जैसा हमने बात करी थी कि फ्यूचर्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डमी ट्रेड्स बनाकर देखेंगे एंड हर तरह की कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा स्टॉक हमारी डायरेक्शन में मूव होता है तो हमें क्या बेनिफिट होते हैं, अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हम इस स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं एंड किस तरीके से हमें अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना होता है इस स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले हम एक बार चार्ट पे चलते हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, इस स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले ज्यादा इस स्ट्रेटजी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है एंड एक्चुअल में ये कोई स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, बस क्या है कि हम इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं एंड कभी इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। तो करना क्या है, बेसिकली सबसे पहली चीज जो कि आपको आनी चाहिए वो थोड़ी सी जरूरी है, दैट इज आपकी चार्ट के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। जिस भी स्टॉक को आप देख रहे हो, जिस भी चार्ट को आप एनालाइज कर रहे हो, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है आने वाले समय में। दैट इज आपका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अब वो आप कैंडलस्टिक्स के थ्रू देख सकते हो, प्राइस पैटर्न्स के थ्रू देख सकते हो, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो या कोई भी आपके पास ट्रेडिंग सेटअप है उस चीज के थ्रू आप उसको देख सकते हो। आज हम जिस स्टॉक की एग्जांपल लेने वाले हैं सबसे पहले वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम समझने के लिए लेने वाले हैं इस ट्रेड को। तो अब मान लेते हैं हमने इसका चार्ट ओपन किया डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे भी आपने एनालिसिस करा है। सिंस हम ये पोजीशन थोड़ा सा 10-15 दिन के हिसाब से लेते हैं तो कोशिश करिएगा कि आवरली चार्ट और डेली चार्ट का मिक्सचर रखिएगा। दैट इज सबसे पहले उस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखना है कि वो क्या कर रहा है। अब वो एनालिसिस किस तरीके से करना है वो हर किसी का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कोई कैंडलस्टिक्स यूज कर सकता है, कोई मूविंग एवरेज कर सकता है, कोई रिट्रेसमेंट्स यूज कर सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है उस चीज का। अब मान लेते हैं मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करा और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये यहां से मूव कर सकता है ऊपर की साइड पे। कल की कैंडल देखोगे, कल की कैंडल भी ठीक बनी है एंड एक करेक्टिव फेज के बाद अभी इसमें एक ऊपर की मूव आ रही है। अब मान लेते हैं मैंने इसको जो है वो शिफ्ट कर लिया आवरली टाइम फ्रेम पे। अब जब हमने इसको 1 आवर के ऊपर शिफ्ट करा है तो ये हमारे सामने चार्ट है जिसमें अगर आप बिल्कुल बेसिक सा भी देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाइप हुआ है। अब अभी के टाइम पे हो सकता है जब ब्रेकआउट होता है तो आप या तो कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो या फिर आप पुट शॉर्ट कर देते हो, बट कभी आपने फ्यूचर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि फ्यूचर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम वही चीज सीखने वाले हैं। अब मान लेते हैं मेरा इस समय रिलायंस के ऊपर ये व्यू बन गया कि रिलायंस आने वाले यहाँ पे 20-25 दिन में यहां से ऊपर जा सकता है 5-10% के आसपास। तो अब मैं इस चीज को फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकता हूं? सबसे पहला तरीका तो यह है कि मैं नेकेड फ्यूचर्स ले लूं जिसमें 1-1.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगेगा और मेरा जो रिस्क है वो अनलिमिटेड होगा। दैट इज अगर यहां से रिलायंस नीचे आना शुरू होता है तो मेरा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। 100 पॉइंट रिलायंस गिरेगा तो मेरा लॉस होगा, 200 पॉइंट गिरेगा मेरा लॉस और बढ़ेगा एंड जैसे जैसे रिलायंस नीचे जाता जाएगा मेरा लॉस बढ़ता जाएगा। अब उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हैजिंग को, सो दैट हमारा लॉस एक लिमिट हो जाए। अब वो कैसे यूज करना है वो देखते हैं। यहाँ पे हम अपने ब्रोकर पे एक बार चलते हैं। यहाँ पे बास्केट ऑर्डर को बेसिकली हम यूज करेंगे क्योंकि जब हम हैजिंग करते हैं तो 2 चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक हमारा प्राइमरी ट्रेड होता है और दूसरा हम ट्रेड यूज करते हैं जिससे हम बेसिकली उसकी हैजिंग करते हैं। अब प्राइमरी ट्रेड हमारा इसमें क्या है, दैट इज हम लॉन्ग कर रहे हैं रिलायंस के फ्यूचर को, तो सबसे पहले उसी को ऐड करते हैं एंड देन उसका बाद में हम हैज बाय करेंगे। अब हमें यहाँ पे रिलायंस का फ्यूचर लॉन्ग करना है तो हमने यहाँ पे रिलायंस के फ्यूचर को ऐड करा। अभी अक्टूबर एक्सपायरी शुरू हो चुकी है तो 3081 के आसपास रिलायंस का फ्यूचर चल रहा है। अब जब हम फ्यूचर्स में काम करने वाले हैं तो हमें कैश के प्राइस से ज्यादा मतलब नहीं है, हमेशा हमें फ्यूचर का प्राइस ही देखना है। चार्ट आप कैश का देख सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट वो सेम तरीके से ही चलता है, बट अब फ्यूचर का प्राइस हमें दिख रहा है 3081 के आसपास। अब हमारा काम क्या है, एक तो हम इसको नेकेड बाय कर सकते हैं जैसे हमने बात करी, उसमें मार्जिन भी ज्यादा लगेगा और आपका रिस्क भी ज्यादा आएगा। अब इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साथ में इसको हैज कर लेते हैं एक पुट ऑप्शन के साथ। ज्यादातर लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग ये चीज यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर लॉन्ग करते हैं और साथ में पुट ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही छोटी सी गलती करते हैं कि हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं ओटीएम वाला, दैट इज आउट ऑफ द मनी। जैसे 3080 के आसपास रिलायंस चल रहा है तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग हम कहते हैं कि 3050 वाली, 3040 वाली या फिर 3000 वाली पुट बाय करते हैं तो हम हैज हो जाएंगे, जबकि एक्चुअल में आप हैज नहीं हुए हो। 3080 पे अगर फ्यूचर चल रहा है और आपने 3000 वाली पुट बाय कर ली तो आप सिर्फ मार्जिन कम कर सकते हो,
दैट इज जो आपका 1.5 लाख लगने वाला था एक ट्रेड में, वो 50-60,000 लगेगा, लेकिन आप प्रॉपरली हेज नहीं होगे। क्योंकि अगर रिलायंस नीचे आना शुरू होगा, 3080 से 3050, 3040 आएगा, तो वो जो आपने 3000 वाली पुट बाय करी हुई है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो आप अच्छे से हेज नहीं हुए। इसीलिए हमें हेज करने के लिए क्या करना है, हमें आईटीएम पुट देखनी है। या तो आप डीप इन द मनी पुट देख सकते हो, या फिर आप एटीएम से एक स्ट्राइक प्राइस आगे देख सकते हो। दैट इज जैसे 3080 पे चल रहा है फ्यूचर, तो इसका जो एट द मनी पुट हो गया वो तो हो गया 3080 वाला ही। इसके बाद इन द मनी पुट हो गया 3100 वाला, और फिर जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे 3120, 3140, दैट इज वो डीप इन द मनी होता जाएगा। अब अगर आप लोग ऑप्शन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझते हो, तो उसमें क्या होता है कि जितना आप इन द मनी में जाते जाते ऑप्शन के, उतना उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होता रहता है। जो लोग ऑप्शन के बारे में ज्यादा नहीं समझ रखते हैं, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। कोई भी जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो बेसिकली दो चीजों से बनता है। एक उसमें होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा उसमें होता है टाइम वैल्यू। इन दोनों को मिलाकर ऑप्शन का एक प्रीमियम बनता है। जैसे अगर आप देखोगे तो रिलायंस की जो 3100 की पुट है अभी, वो 73 रुपीज पे चल रही है। अब अगर आप इस 73 रुपीज को ब्रेक डाउन करोगे तो सिर्फ दो चीजें निकलेंगी, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो जब तक इन द मनी रहती है ऑप्शन, तब तक उसके साथ में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो टाइम वैल्यू होगी वो खत्म होती जाएगी जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी। अब जैसे जैसे हम डीप इन द मनी में जाते हैं वैसे वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है। ये बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑप्शन का। अब अगर हमें अपने आप को बहुत ज्यादा सेव करना है डाउन साइड से, तो हम क्या करेंगे, हम डीप इन द मनी पुट बाय करेंगे, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। तो अगर रिलायंस नीचे आना शुरू होगा तो वो और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल हेज करना चाहते हैं तो हम ये एटीएम पुट या फिर एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी पुट को बाय करेंगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं, इसका मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूं। बेसिकली शुरुआत में थोड़ी सी ऑप्शंस की क्लास चल रही है, क्योंकि ऑप्शन सीखोगे तभी आप प्रॉपर्ली हेजिंग कर पाओगे, तभी आप प्रॉपर्ली फ्यूचर्स को ट्रेड कर पाओगे। अब बेसिकली देखो 3100 की ये पुट है, रिलायंस का फ्यूचर चल रहा है 3080 पे। दैट मींस आपको क्या करना होता है, जो भी वो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से फ्यूचर का प्राइस माइनस करना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। मतलब 3100 में से अगर आप 3080 माइनस करोगे तो आया 20 रुपीज। दैट मींस इस ऑप्शन में 20 रुपए है इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी जो सारे का सारा है दैट इज 53 रुपीज, वो सारा है टाइम वैल्यू। अब जो टाइम वैल्यू है ना, वो बेसिकली आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जब भी आप हेजिंग कर रहे हो या जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उस टाइम वैल्यू को धीरे धीरे खत्म होना है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो होती हैं उसमें बेसिकली सारे का सारा ही टाइम वैल्यू होता है, इसीलिए वो जल्दी डीके होती हैं। लेकिन इन द मनी में क्या है, कुछ पार्ट इंट्रिंसिक वैल्यू है और कुछ पार्ट टाइम वैल्यू है। अब हमें क्या करना है ना, हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है कि हमें वो वाली ऑप्शन को बाय करना है हेजिंग करने के लिए जिसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम से कम 60% के आसपास हो। 60 से 70% अगर उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है तो हम उस ऑप्शन को बाय कर सकते हैं अपना हेजिंग करने के लिए। अभी देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें वो चीज हमें मिल रही है। सो ये जो 3100 वाली पुट है, इसको तो अभी हम बिल्कुल सबसे पहले ही कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 73 रुपीज में से सिर्फ 20 रुपीज जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। दैट इज 30% भी इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें नहीं है, क्योंकि 73 का जो 20 रुपीज है वो 30% के आसपास होता है। लेकिन ये वाली अगर हम पुट देखें दैट इज 3140 वाली, तो सबसे पहला काम क्या है कि स्ट्राइक प्राइस में से फ्यूचर के प्राइस को माइनस करना है। दैट इज 3140 में से 3080 को माइनस किया, तुम्हारा 60 रुपीज आया। अब ये पुट इस समय चल रही है 100 रुपीज पे, तो 60 रुपीज इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है और करंट प्राइस इसका है 100 रुपीज। दैट मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, 60% हो गई। बाकी जो सारे 40 रुपीज हैं वो क्या है, वो बेसिकली इसकी टाइम वैल्यू, और वही हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। मतलब अगर हम इस रिलायंस को बाय करते हैं, लॉन्ग करते हैं, और साथ में ये वाली पुट को बाय कर लेते हैं, तो हमारा मैक्सिमम लॉस जब वो सिर्फ 40 रुपीज का हो सकता है, क्योंकि 60 रुपीज तो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के दिए हैं, तो वो नुकसान नहीं होगा हमारा, क्योंकि अगर वो नुकसान होने पे आया तो ये फ्यूचर हमारा कवर कर देगा ना उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये चीज को समझना है कि 60% से लेकर 70% अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है उस चीज की, तो हम उसको बाय कर सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा मैथ आपको समझा दिया, लेकिन अगर आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो सिंपल सा काम क्या करना है, जिस जगह पे आप फ्यूचर को बाय कर रहे हो उससे 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाकर इन द मनी में जाकर आपको पुट को देखना है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी फ्यूचर को 2000 पे लॉन्ग कर रहे हो और उसका जो स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस है 20-20 रुपए का है, तो 2020, 2040, उसका 2060 वाली पुट देख लो, आपको उसके साथ उसको हेज करना है। अगर आप कैलकुलेशंस करना चाहते हो, अच्छी बात है, कैलकुलेशंस कर सकते हो, उससे आपको और समझ आ जाएगी कि आपने ये ट्रेड किस तरीके से बनाया है और क्या इसकी प्रॉपर वर्किंग है। उसके बाद अगर 3160 वाली पुट देखोगे तो वो भी आप बाय कर सकते हो, उसमें 70%, 75% इंट्रिंसिक वैल्यू है।
लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक मीडियम ढूंढना है कि 60-70% के आसपास इंट्रिंसिक वैल्यू हो और आपका ट्रेड भी अच्छा बन जाए। सो अब हमने जब ये पूरा एनालिसिस करा तो हमारा ये निष्कर्ष निकला है कि हमें रिलायंस के फ्यूचर को लॉन्ग करना है और साथ में 3140 वाली पुट को बाय करना है और हमारा ये एक प्रॉपर ट्रेड बन जाएगा। अब इसकी आगे वर्किंग कैसे होगी वो मैं आपको समझाता हूं कि अगर स्टॉक ऊपर चलेगा तो किस तरीके से फायदा होता है, नीचे चलेगा तो कितना नुकसान होता है, और अगर नीचे जाता ही जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट उसकी करनी है। सो अब जब आप भी इस ट्रेड को बना रहे हो तो कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि एक बास्केट ऑर्डर में बनाइए, सो दैट आपको प्रॉपरली पता चल सके कि किस तरीके से जो है वो मेरा ट्रेड वर्क करेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप इसको अपने माइंड में भी बना सकते हो और सीधे ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट शुरुआती फेज के लिए बास्केट बनाइए सो दैट आप उसको बाद में ट्रैक भी कर सको। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, रिलायंस के फ्यूचर को हमने लॉन्ग कर लिया 3081 पे और साथ में हमने ये वाली पुट को ऐड कर लिया 3140 वाली को। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट देखो आपको क्या मिला है, आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो कम हो गया है, दैट इज 51,000 52,000 के आसपास रह गया है। आज से पहले आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते होगे अगर तो 1,50,000 इससे भी ऊपर का आपको मार्जिन देना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इस सिंपल सी चीज को करने के बाद आपका मार्जिन जो है वो सिर्फ 1/3 रह गया है। अब जो आप एक लोट आगे 1.5 लाख में ले रहे थे आप 52,000 में ले सकते हो, तो दैट मींस आपकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज, आप लॉस की तरफ से प्रॉपर्ली हेज्ड हो, आपको एक लिमिट से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, चाहे ये 3080 वाला रिलायंस 2000 आ जाए, चाहे 500 आ जाए, चाहे 100 रुपए आ जाए, लेकिन अगर वो ऊपर की साइड पे चलना शुरू होता है तो आपका प्रॉफिट साथ साथ में प्रॉपर्ली बढ़ता जाएगा। सो अभी हम इस ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं, डिफरेंट कंडीशंस देख लेते हैं कि अगर स्टॉक हमारी डायरेक्शन में मूव होता है तो किस तरीके से प्रॉफिट होता है, अगर साइडवेज हो जाता है तो हमारा क्या नुकसान होता है, और अगर बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो जाता है तो हम कितना मैक्सिमम लॉस लेकर बाहर आएंगे। अब सबसे पहले तो आप ये नीचे जो है समरी देखोगे तो वहां पे मैक्स प्रॉफिट में आपको अनलिमिटेड दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड पे कोई लिमिट नहीं है, जितना ऊपर स्टॉक चलता जाएगा आपका प्रॉफिट होता जाएगा। रीजन क्या है कि आपके पास फ्यूचर लॉन्ग पड़ा है, पुट आपने साथ में बाय करी है, लेकिन पुट की ना एक लिमिट होती है गिरने की। अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया है तो वो मैक्सिमम 0 ही हो सकता है। अगर रिलायंस 300 रुपए 400 रुपए ऊपर चला जाता है अक्टूबर एक्सपायरी में ही, तो जो आपने पुट में 100 रुपीज दिए हैं वो तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी फ्यूचर तो आपका बढ़ता रहेगा ना साथ साथ में। लेकिन जब नीचे आना शुरू होगा तो उस केस में क्या है कि एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि जितना फ्यूचर गिर रहा है उतनी ही आपकी पुट भी साथ में बढ़ रही है, क्योंकि आपने काउंटर पोजीशन ले रखी है ना। तो अब यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट तो आपका अनलिमिटेड दिखा रहा है, लेकिन जो मैक्स लॉस है वो अगर आप देखोगे तो 10,000 के आसपास दिखा रहा है। अब इसको अगर आपको कम करना है तो आप वही 31,040 वाली की जगह 3160 वाली पुट ले सकते हो। आपका ये 10,000 का लॉस जो है वो 7,500 का रह जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें फिर आपको प्रॉफिट बहुत लेट होता है, मतलब रिलायंस ऊपर जाएगा तो उतना आपकी धीरे धीरे पुट भी साथ में कम होगी। तो हमें वो वाली कंडीशन नहीं लानी है, क्योंकि जो भी कोई स्टॉक होता है ना वो एक एक्सपायरी में जरूरी नहीं है कि 15, 20, 25% की मूवमेंट करे। कई बार स्टॉक 10% के आसपास चलता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है, तो हमें उतना ही बफर लेना है कि अगर हमें 8-9% के आसपास की मूवमेंट मिलती है स्टॉक में तो हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए जो 10,000 का लॉस है इसको दिमाग में रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड, वो बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का। वो आ रही है 27% के आसपास। अब आपने भी जितनी स्ट्रेटजीज देखी होंगी चाहे यूट्यूब पे या कहीं से सीखी होंगी, तो हमेशा फोकस किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे कि ये किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई ऐसी स्ट्रेटजी हमें मिले जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70%, 75% हो। तो देखो उसमें क्या होता है ना, जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ती है तो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी एक ही तरीके से बढ़ा सकते हो कि आप अपने प्रॉफिट को कम करो। लेकिन इस स्ट्रेटजी में हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जिस दिन भी हम प्रॉफिट लेंगे हम बड़ा प्रॉफिट लेंगे, लाइक 70,000, 80,000, 1 लाख का प्रॉफिट लेंगे एक लोट पे। लेकिन जो हमारा लॉस हो रहा है वो तो हमें पता ही है ना कि 8,000, 10,000, 12,000 इससे ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आपने साथ में डीप इन द मनी ऑप्शन बाय कर लिया है तो वो इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा आपको। किसी भी स्टॉक पे आप लगाकर देख लीजिए, चाहे रिलायंस पे लगा लीजिए, विप्रो पे लगा लीजिए, इन्फोसिस पे लगा लीजिए, कोई भी स्टॉक आप देखोगे आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही आएगा अगर आप डीप इन द मनी पुट लेते हो साथ में। बहुत डीप इन द मनी में जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 स्ट्राइक प्राइस अंदर जाओगे तो मिल जाएगी। तो इसलिए हम ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना इसको अपनी स्ट्रेटजी में इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि आपकी सबसे पहली चार्ट्स के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस समय किस स्टॉक में मूवमेंट आ सकती है, दैट इज आपको मोमेंटम कैच करना आना चाहिए। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले चार्ट सीखिए, चार्ट सीखने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चार्ट्स को रोज देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, किस में नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आप किसी साइडवेज स्टॉक को लेकर बैठ गए जो कि चल ही नहीं रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी में आपको तभी बेनिफिट होता है जब मोमेंटम आता है। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर रिलायंस जो है वो 10%, 15% किस एक्सपायरी में चलता है।
आप देखो अभी रिसेंट एक्सपायरी में ही चला, इससे पिछले एक्सपायरी में भी चला था, और बाकी स्टॉक्स भी चलते हैं। रिलायंस की जस्ट हमने एक एग्जांपल ली है। F&O वाले बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि दिन में 10-10% चलते हैं, ठीक है, और पूरा महीने में वो 30-30, 40-40% भी ऊपर जाते हैं। अब अगर ऐसे किसी स्टॉक में आपने फ्यूचर हेज बनाया होगा तो आप सोचो आपको क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लेते आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई और वो 30% नीचे गिर गया एक एक्सपायरी में, तो आपका मैक्सिमम लॉस तो यही है ना। तो हमें सिर्फ लॉस पे फोकस करना है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है। प्रॉफिट तो आ जाएगा, अगर वो स्टॉक मोमेंटम देगा आपको, आपकी डायरेक्शन में चलेगा, तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इस स्ट्रेटजी में आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब सबसे पहले हम वीक वाइज देखते हैं कि अगर एक हफ्ते में रिलायंस में कुछ मोमेंटम आता है तो ये हमारा ट्रेड किस तरीके से चलता है। जैसे अभी हम इसको आगे करते हैं, लाइक नेक्स्ट वीक तक करते हैं, फ्राइडे तक करते हैं, 4 अक्टूबर फ्राइडे। अगर तब तक रिलायंस में कुछ भी मोमेंटम नहीं आता है, मतलब जहां पे आपने बाय करा वहीं पे रिलायंस खड़ा रह जाता है, तो आपको आपके ट्रेड में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने साथ में ऑप्शन बाय करी हुई है, तो उसका जो टाइम वैल्यू है, जो थीटा डीके है, वो जो है वो धीरे धीरे डीके होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है स्ट्रेटजी का, बट इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये सोचकर कि रिलायंस हमारी डायरेक्शन में चलेगा, तो अगर वो सच में चलना शुरू होता है तो हमारी स्ट्रेटजी कैसे चलती है। अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक हफ्ते में रिलायंस में 2% के आसपास का मोमेंटम आया। अब 2% बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, एक दिन में भी आ जाता है, बट अभी के लिए हमने एक हफ्ते का एग्जांपल लिया है, 2% देख लेते हैं। सो अगर आप देखते हो तो 2% का अगर मोमेंटम आता है एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो आपका ये ट्रेड आपको अराउंड 3700-4000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन अब असली जो धीरे धीरे काम है वो उसके बाद शुरू होगा। लाइक पहला 1.5-2% में आपको कम प्रॉफिट ही दिखता है हमेशा, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्टॉक ऊपर चलना शुरू होता है तो फिर आपका प्रॉफिट बहुत ही तेजी से बढ़ता है। जैसे अगर इसके बाद देखोगे 1% भी ऐड होगा तो ये 3700 वाला प्रॉफिट आपका उठ के ऊपर जाएगा। जैसे अगर यहां से हम इसको 3% करें तो ये देखो, मतलब प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया, 4000 से सीधा 8000 पे पहुंच गया है। रिलायंस 1% ही चला है। अब यहां से अगर रिलायंस और 1% चलता है तो यहां पे देखते हैं अराउंड 12,500 के आसपास आपका प्रॉफिट दिखा रहा है। और इसके बाद अगर हम इसको 5% पे ले जाएं तो आपका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 18,000 के आसपास आता है, ठीक है। अब अभी के लिए हम रिलायंस की एग्जांपल ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि रिलायंस में 5% का मोमेंटम नॉर्मली नहीं आता है, बट आप मिड कैप स्टॉक्स देखो या फिर कुछ और सेक्टोरल स्टॉक्स स्पेसिफिक होते हैं जिनमें काफी अच्छा खासा मोमेंटम होता है और वो F&O के ही हैं। उनमें 5% का मोमेंटम भी आता है, 10 का भी आता है, और रिलायंस में भी आता है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस में नहीं आता है, ये थोड़ा हैवी वेट है तो कम बार आता है, लेकिन स्टिल इसमें भी आता है। अब इसको अगर हम देख लेते हैं, देखो 18,000 के आसपास का प्रॉफिट अगर हमें दिखा रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो यूज्ड मार्जिन है वो सिर्फ 50,000 है, आपने 1.5 लाख रुपया नहीं दिया है। तो अगर 5% की मूवमेंट के बाद आपको 50,000 लगाकर 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बुरा है, मतलब 30% से ज्यादा का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से सोचना है आपको कि जो आपने कैपिटल डिप्लॉय करी है उस पर आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर मान लेते हैं थोड़ा टाइम और बीतता है, मतलब 2-3-4 दिन और बीत जाते हैं, तो ये प्रॉफिट थोड़ा सा आपका कम होगा। कम होने का रीजन क्या है कि वो जो आपने ऑप्शन ली हुई है वो साथ में धीरे धीरे अपना जो टाइम वैल्यू है वो उसका डिके होता जा रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट सहना पड़ेगा। बट सबसे अच्छी बात यही है कि जब मोमेंटम आपकी साइड पे आता है तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हो। अब अभी के लिए आप ये भूल जाओ कि ये स्टॉक आपने रिलायंस का लिया हुआ है। मान लेते हैं कोई मिड कैप स्टॉक में आपने ट्रेड बनाया हुआ है और आपका वो स्टॉक एक ही दिन में 10% चल जाता है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको सीधा 10% पे लेके जाते हैं। सो आज बेसिकली जब हम इस स्ट्रेटजी को बना रहे हैं तो अराउंड 28 सितंबर है, और हमने देखा है कि अगर 9 अक्टूबर तक हमारे स्टॉक में 10% का मोमेंटम आता है तो हमें पूरे ट्रेड में 49,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। यूज्ड मार्जिन हमारा कितना है, 50,000 52,000 के आसपास का। अब 10% कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है, बहुत सारे स्टॉक्स में आता है। बस पॉइंट यही है कि आपको उसको पकड़ना आना चाहिए। अब जरूरी भी नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा, कई बार हफ्ता लग जाता है आने में, और कई बार थोड़े 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर 10% का मोमेंटम आता है तो आपका पैसा बन रहा है ना। और मान लेते हैं जिस दिन आपने ट्रेड बनाया अगर उसके अगले दिन ही आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, इसको देखो पीछे करते हैं, हम लास्ट डे पे लेके आते हैं, दैट इज मंडे पे लेके आते हैं कल के लिए, तो 52,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है आपको, मतलब 3,000 और एक्स्ट्रा ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस दिन आपने ट्रेड बनाया है उसके अगर 10-15 दिन के अंदर अंदर स्टॉक में मोमेंटम आता है 5-6% से लेकर 10% तक का, तो आप अच्छा पैसा बनाते हो इस स्ट्रेटजी के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, लिक्विडिटी सारी है, कोई ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन डीके का सारा डर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन डीके का आपको डर क्या है कि आपका 10,000 का नुकसान हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 20,000 की ऑप्शन ली और वो सारी की सारी जीरो हो गई। आपने 50,000 का मार्जिन दिया था, आपका सिर्फ उसमें से कुछ परसेंटेज लूज हो रहा है, तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, उसको आपको ये ट्रीट करना है कि ये मेरी हेजिंग की कॉस्ट है, मतलब डाउन साइड में मैं प्रोटेक्टेड हूं।
वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो अभी हमने ऊपर का तो देख लिया कि अगर स्टॉक हमारी डायरेक्शन में चलता है तो हमें क्या प्रॉफिट होता है। अब इससे ऊपर जितना चलते जाओगे ना उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको 15% पे ले जाऊं देखो तो आपका प्रॉफिट एकदम से बहुत ऊपर चला जाएगा। देखो अराउंड 89,000 के आसपास चला जाएगा। और ये होता भी है, ठीक है। मैंने खुद भी ऐसे ट्रेड्स किए हुए हैं जिसमें मैंने 15-15, 20-20% का मोमेंटम कैप्चर करा हुआ है, 20 दिन रखकर, 25 दिन रखकर, और वो सारा मिड कैप स्टॉक्स में, जो मिड कैप के F&O स्टॉक्स हैं। लेकिन वैसे ट्रेड्स आपको हर रोज नहीं मिलते हैं। हर रोज आपको कैसे ट्रेड मिलेंगे? 5%, 6%, 7% वाले, जिसमें आपने 50,000 का मार्जिन दिया और आपका 15,000, 20,000 के आसपास का प्रॉफिट बन जाएगा और नीचे की साइड पे आप प्रॉपर्ली हेज रहोगे। वो कैसे रहोगे अब मैं आपको वो दिखाता हूं। देखो ये हमने देखा 15% ऊपर, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सीधा 15% नीचे ले जाते हैं। अभी के लिए ये देखो 15% नीचे ले जाते हैं। देखो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 10,000 आ रहा है। अब आप सोचोगे यार 10,000 भी बहुत ज्यादा है, मतलब 50,000 का मार्जिन लगा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज करके बताता हूं, वो हम क्या करते हैं, वो हम इस पुट को हटा देते हैं। मतलब जो पुट हमने बाय करी थी ना साथ में, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। देखो अब देखो 15% नीचे अगर स्टॉक जाता है ना तो आपका 1.16 लाख का नुकसान होता है। अगर आपके पास नेकेड फ्यूचर है, मार्जिन आपका कितना लगेगा, अराउंड वही 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास, और आपने पैसा कितना लूज कर दिया, 1.16 लाख। तो ये जो आप ऑप्शन बाय कर रहे हो ना, ये आप इसी वजह से कर रहे हो कि इस चीज से आप बच सको। ठीक है 15% चलो छोड़ देते हैं, 15% एक ऐसा फॉल है जो कि हर रोज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन 4%, 5% तो कभी भी हो जाता है। रिलायंस ऐसे स्टॉक में भी होता है, और कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स भी हैं जो कि 4-5% तो ऐसे गिर जाते हैं, और वो F&O में भी हैं। तो अगर 5% भी गिरता है, ये देखो 5% के आसपास लेके जाते हैं, तो अराउंड 39,000 का नुकसान होता है आपको। लेकिन इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो अभी हमने करी है, देखो इसको फिर ऐड करते हैं, जितना मर्जी गिर जाए, चाहे 10% गिर जाए, चाहे 20 गिर जाए, चाहे 100% गिर जाए स्टॉक, आपका मैक्सिमम नुकसान जो है ना वो उतना ही रहने वाला है। मैं इस 2900 को क्या करता हूं ना, मैं इसको सिर्फ 900 रहने देता हूं, मतलब 70% गिरा देते हैं रिलायंस को, आपका नुकसान 10,000 ही है, क्योंकि आपका साथ में इन द मनी पुट पड़ी है। तो इस स्ट्रेटजी को हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हम डाउन साइड से प्रोटेक्टेड रहें। क्योंकि मैंने बेसिकली शुरू में जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू करा था, पहला 1-1.5 साल तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट्स करे कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, ऑप्शंस भी करा, बाइंग भी करी, सेलिंग भी करी, कैश ट्रेडिंग भी करी, हर चीज करी। लेकिन फ्यूचर जब मैंने करा ना, तो मैंने नेकेड फ्यूचर से शुरू किया था। ठीक है, अब नेकेड फ्यूचर्स मैंने करा अराउंड 6 महीना 1 साल, मेरा बहुत अच्छा खासा पैसा बना, क्योंकि नेकेड फ्यूचर में मेरा थोड़ा टेक्निकल अच्छा था, तो मेरा पैसा बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया ना, तो मेरे को एक चीज समझ आ गई कि अगर मैं नेकेड फ्यूचर करता जाऊंगा तो किसी दिन मैं नेकेड हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं बचेंगे जिस हिसाब से नेकेड फ्यूचर्स हैं। क्योंकि आप नेकेड काम कर रहे हो तो किसी भी दिन ये चीज हो सकती है, मतलब 10%, 15%, 5%, कोई भी स्टॉक कोई भी न्यूज के कारण किसी भी दिन गिर सकता है। तो अगर वो चीज होती है तो जो भी आपने 1 महीने 2 महीने में पैसा बनाया होगा ना, वो सारा चले जाएगा आपका। तो उसके बाद मुझे पता चला था कि हैजिंग करना भी जरूरी है, और तभी से मैंने हैजिंग यूज करी है। और जब से मैं हैजिंग कर रहा हूं, एटलीस्ट रात को चैन की नींद आती है कि पता है कि जितना मर्जी स्टॉक गिर जाएगा, मेरा एक लिमिट से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, बट अभी के लिए चलो इसको नॉर्मल करते हैं, क्योंकि 70% तो चलो हमने बहुत ही रफ एग्जांपल ली थी। मान लेते हैं 2% के आसपास का फॉल आता है, आपने पोजीशन बनाई, अगले ही दिन 2% गिर गया आपका स्टॉक, तो 5,000 के आसपास का नुकसान होता है आपको। लेकिन यही चीज अगर पुट के बिना देखोगे तो 16,000 का नुकसान है। अब देखो कहां पे 16,000, कहां पे 5,000। ठीक है, 16,000 तो हमें पूरे ट्रेड में नुकसान नहीं हो रहा है। अगर 1% और गिरेगा यहां से, नेकेड लेकर बैठे हो तो 24,000, लेकिन पुट लेकर बैठे हो साथ में तो सिर्फ 7,000। तो देखो लॉस में किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए मेन फोकस हमारा उस चीज पे है। प्रॉफिट तो आपने देख लिया कि अगर स्टॉक आपकी डायरेक्शन में चलता है तो प्रॉफिट तो आपका होगा ही होगा, लेकिन मेन सबसे चीज है कि लॉस किस तरीके से बच रहा है। अब इसको आगे लेकर जाते जाओगे और थोड़ा टाइम इसमें बढ़ा लोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि अगर आपने हैज करके लिया हुआ है तो थोड़ा लॉस आपका 8500 के आसपास आ रहा है, नेकेड में आपका 25,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 3%, 4% का ऐसा फिगर है ना जो कि किसी भी स्टॉक में आप किसी भी दिन देख सकते हो। तो इसलिए अगर आप नेकेड फ्यूचर्स कर रहे हो या नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ये चीज उससे कहीं बढ़िया है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी लोग मेरे को पूछते हैं कि ऑप्शन बाइंग में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो एक बार उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में कि है तो देखो सेम ही चीज है कि ऑप्शन बाइंग में भी क्या होता है कि आपका नीचे का रिस्क जो है वो एक लिमिटेड होता है। जो भी आपने प्रीमियम दिया है, चाहे 50 रुपए 100 रुपए दिया है, तो मैक्सिमम आपका वो जा सकता है। लेकिन अपसाइड पे आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, स्टॉक जितना ऊपर जाएगा आपकी ऑप्शन उतनी बढ़ेगी। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो साइकोलॉजी की होती है। मान लो आपने कोई ऑप्शन बाय किया, आपने 20,000 का मार्जिन दिया, अब आप सबसे पहले उसमें ये सोचते हो कि मेरा तो सिर्फ 20,000 का ही नुकसान हो सकता है, दैट इज जो मैंने प्रीमियम दिया है मेरा वही जा सकता है। आप इस तरह से कभी भी नहीं सोचते हो कि मैंने जो 20,000 रुपए डिप्लॉय करा है वो 100% खत्म हो जाएगा। तो अगर वो 100% खत्म हो गया तो उसके बाद दोबारा ट्रेड कहां से करोगे। इस स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है, आपने 50,000 का मार्जिन दिया है, आपका मैक्स टू मैक्स जो लॉस हो रहा है वो 10,000 का हो रहा है, उसके बाद स्टिल आप 40,000 आपके पास बचेगा
आप उससे दोबारा ट्रेड कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपके पास 50,000 है तो आपको एक लॉट में ट्रेड कर लेना है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया रखना है, सो दैट आपको जब भी बाद में कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े, कुछ करना पड़े, तो वो भी आप कर सको, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग के केस में क्या होता है कि अगर आपने उसको ले लिया तो आपका माइंडसेट ये रहता है कि बस ठीक है, इतना तो जाना ही है ना। और होता क्या है, धीरे धीरे वो स्टॉक आपकी डायरेक्शन में नहीं चलता है, वो ऑप्शन 10% गिरती है, 20 गिरती है, 40 गिरती है, और 60% 70% गिरने के बाद आप सोचते हो यार अब तो इतना नुकसान हो ही चुका है, अब एग्जिट करके क्या फायदा, 20,000 मैंने लगाया था, 16-17,000 का नुकसान हो ही रहा है, तो अब पड़ी रहने दो। और इस तरीके से आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन बाइंग से ये बेसिकली इस तरीके से डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप इस चीज को लेकर बैठे हो, इस पूरे ट्रेड को लेकर बैठे हो, तो आप इसको बहुत लंबा ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल किस तरीके से कर सकते हो, जैसे अभी मान लो ये चल रहा है यहाँ पे 3050 पे, अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी है तो जैसे ही ये 3050 से 3100 के आसपास जाएगा तो आप क्या करोगे, आप अपने ऑप्शन को बुक कर लोगे, क्योंकि जितना भी पैसा आपको बच रहा है आप सोचोगे ठीक है बहुत ज्यादा बच गया, अभी बुक कर लेते हैं। लेकिन इसके थ्रू आप क्या करोगे, आपके दिमाग में ये चीज होगी कि अगर यहां से नीचे आता भी है तो मेरे पास पुट ऑप्शन पड़ी है ना मेरे को बचाने के लिए, कोई बात नहीं, इसको मैं ट्रेल करता हूं। और फिर जैसे जैसे आप ट्रेल करते हो ना तो आपका धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है। मैंने कुछ ऐसे ट्रेड्स किए हैं जिनको मैंने 15%, 16%, 20% तक भी ट्रेल किया है फ्यूचर्स में, और वो चीज मैं नेकेड कभी भी नहीं कर पाता था, क्योंकि नेकेड जैसे वो 4-5% ऊपर जाता था मेरे को प्रॉफिट होता था, मैं निकल जाता था। तो जब आप हेज करके करोगे आप उस चीज को बहुत लंबा ट्रेल कर पाओगे, तो इसलिए इसका ये बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट क्या है, ये सारे बेनिफिट्स बेसिकली ना साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, और सबसे ज्यादा इस मार्केट में साइकोलॉजी ही वर्क करती है। तभी जो ऑप्शन बायर्स हैं वो सारा दिन परेशान रहते हैं, रात को कोई खबर आ जाती है उस पर उनको डर लगता है। ये चीज आप यूज करोगे, रात को चाहे जो मर्जी हो जाए आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता है कि मेरे पास हेज पोजीशन है। सो तीसरा पॉइंट बेसिकली क्या है कि इस स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे। आपके दिमाग में हमेशा ये होगा कि मेरे पास फ्यूचर का लोड पड़ा है। अगर मैं रिलायंस की भी बात कर रहा हूं, मेरे पास 250 शेयर पड़े हैं रिलायंस के। अगर किसी और स्टॉक में ट्रेड करोगे तो दिमाग में यही चीज होगी कि मेरे पास 500 शेयर, मेरे पास 1000 शेयर पड़े हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के टाइम पे क्या होता है, अरे यार ये 20,000 दिया है, 5,000 दिया है, यही तो जा सकता है, ठीक है, 10 रुपए की ऑप्शन है, शायद 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसको यूज करने के बाद आपका वो माइंडसेट खत्म होगा। तो इसलिए आप प्रॉपरली अच्छे से एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से मार्केट में काम कर पाओगे। सो ये बेसिकली ओवरऑल वर्किंग होती है इस पूरी स्ट्रेटजी की। बाकी ये वाला जो हिस्सा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वाला और ब्रेक इवन वाला, इसको आपको भूलना पड़ेगा। भूलना क्यों पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट ही इस स्ट्रेटजी की ये है कि हमारा चार्ट के ऊपर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कब किस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। अगर वो नहीं पता है तो फिर इस चीज को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप हमेशा गलत स्टॉक में फंस जाओगे। आप जिसमें एंट्री करोगे वो साइडवेज हो जाएगा, वो रुक जाएगा और आपका पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो ब्रेक इवन और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, ये सब जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है। इसने ये जो 27% की प्रोबेबिलिटी दिखाई है ना, वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखाई है कि अगर आप ये फ्यूचर लेते हो और ये वाली पुट लेते हो तो सिर्फ 27% ही चांस है कि रिलायंस इसके ऊपर जा पाएगा। लेकिन जब हमने बात करी कि हमारा चार्ट के ऊपर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, दैट मींस हम तो ऑलरेडी मान के चल रहे हैं ना कि अब मोमेंटम आ सकता है, तो फिर ये 27% वाली प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी मैटर नहीं करती है। मैंने कुछ ऐसे ट्रेड्स लिए हुए हैं फ्यूचर के ही जिनमें मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 8-9% थी सिर्फ, लेकिन स्टिल वो ट्रेड प्रॉफिट में निकला, क्योंकि अगले ही दिन मोमेंटम आ गया। अब अगले ही दिन मोमेंटम आएगा ये सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं है ना, इसलिए वो 27% दिखा रहा है, 28% दिखा रहा है। अब अगले ही दिन अगर मान लो आज ये 27% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, अब अगर कल के दिन ही रिलायंस 10% चल जाता है तो ये ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट अगले दिन आ गया। तो इसलिए इस चीज पे नहीं जाना है, ब्रेक इवन वगैरह पे नहीं जाना है। अपने चार्ट को देखना है सबसे पहले कि मेरा चार्ट क्या कह रहा है। अगर चार्ट के ऊपर कन्विक्शन है, कंट्रोल है, समझ है कि कब कौन सा स्टॉक चल सकता है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। और दूसरा, ये मैक्सिमम लॉस को ध्यान में रखना है कि कितना मैक्सिमम लॉस आ रहा है। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप एक लॉट में पोजीशन बना रहे हो तो 6-7 हजार की रेंज से लेकर 11-12 हजार की रेंज में आपको अपने मैक्सिमम लॉस को रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपनी पुट को चूज करना है एंड ये ट्रेड को बनाना है। सो ये हमने बेसिक एक ओवरव्यू समझा है कि किस तरीके से ये पूरा ट्रेड जो आपका वर्क करेगा। अब इसमें देखो ना बहुत सारे आगे चीजें हैं, आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, किस तरीके से इसको कब एग्जीक्यूट करना है और कौन सी पुट आप कब थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। वो क्या है कि वो हम एक वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपने चैनल पे पूरी कंप्लीट एक सीरीज बनाई हुई है इस स्ट्रेटजी को लेकर, पूरा डिटेल में शुरू से लेकर मैंने एंड तक एक्सप्लेन किया हुआ है। और वहां पे बिल्कुल ऑप्शंस की भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चीजों को समझा हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, कब ट्रेड को बनाना है, कब एग्जिट करना है, प्रॉफिट किस तरीके से लेना है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। तो आप उसको भी देख सकते हो इसके बाद, सो दैट आपको और अंडरस्टैंडिंग हो सके। बट अभी के लिए मैं आपको एक एडजस्टमेंट समझा देता हूं जिससे आपको इस पूरी स्ट्रेटजी की और ब्यूटी समझ आएगी। वो बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं ट्रेड आपका आपकी डायरेक्शन में नहीं चला, आपने बनाया
और वो ट्रेड आपका डाउन साइड जाना शुरू हो गया, मतलब आपने लॉन्ग किया था और अब वो नीचे आना शुरू हो चुका है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अब आप नीचे की साइड पे तो हेज हो ही, मतलब आपने पुट ले रखी है साथ में, अब ऊपर को कवर करने के लिए आप बेसिकली कॉल बेच सकते हो, जैसे हमने यहां पे करा है। देखो हमने क्या करा है, रिलायंस की 3160 वाली कॉल को सेल करा है, 34 रुपीज के आसपास चल रही है। अब जब मैं इस पूरे ट्रेड को एनालाइज करूंगा तो अब आप देखना कि मेरा मैक्सिमम लॉस और सारी चीजें कैसे चेंज होती हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। वो बेसिकली क्या है कि आप एक कॉल को सेल करते हो, दैट इज जो आउट ऑफ द मनी कॉल है उसको सेल करते हो। अब अभी हमने इसको यहीं पे इसी समय इंक्लूड कर दिया है, तो इसलिए आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो भी लिमिट हो गया है और मैक्स लॉस भी लिमिट हो गया है। लेकिन ये चीज को हमें यूज कब करना है, जब हमारा ट्रेड हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता है। मान लो रिलायंस यहां से 1-2% नीचे चला जाता है, उसके बाद जब आप कॉल को सेल करोगे तो क्या होगा कि आपका वो जो मैक्स लॉस है वो और कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली कैप हो जाएगा क्योंकि अब आप कॉल भी सेल कर चुके हो। तो अगर रिलायंस फिर रिवर्स कर जाता है तो आपको उस कॉल सेल में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका स्टिल वो जो है ना मैक्स लॉस एक लिमिट से ज्यादा नहीं होगा। मतलब पहले जैसे हमारा मैक्स लॉस 10,000 था, इस कॉल को सेल करने के बाद हमारा मैक्स लॉस 1900 आ चुका है सिर्फ। तो इससे अगर आप ये एडजस्टमेंट करते हो, शुरुआत में नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुरुआत में आपका ट्रेड सिंपल यही बनेगा कि एक फ्यूचर लॉन्ग किया है और साथ में एक डीप इन द मनी पुट बाय करा है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है ये आप बाद में करोगे जब वो आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में आपका मैक्स लॉस बहुत ही ज्यादा कम रह जाएगा और जो आपको 8-10 हजार का नुकसान होने वाला था एक ट्रेड में, वो भी सिर्फ आप 2-3 हजार का नुकसान लेकर बाहर आ सकते हो। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो मैंने ट्रेड बेसिकली करा था। यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स हम साथ में अटैच कर देंगे। वो जो मैंने ट्रेड किया था वो मारुति में मैंने ट्रेड किया था। जिस समय मैंने वो ट्रेड बनाया था 3 लोट में बेसिकली वो पोजीशन थी मेरी। मैक्सिमम लॉस टोटल मिलाकर जो उस पोजीशन में 60,000 का आ रहा था, मतलब पर लोट पे 20,000 का मैंने रिस्क लिया था। लेकिन वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाना शुरू हुआ, स्टॉक नीचे जाना शुरू हुआ, मैंने उस पूरे ट्रेड की पूरा महीना एडजस्टमेंट्स करी और एट द एंड ऑफ द मंथ उस ट्रेड में से मैं सिर्फ 20,000 के लॉस में बाहर आया था। मतलब जहां पे 60,000 का लॉस हो रहा था, सिर्फ 20,000 का लॉस मैंने बुक करा। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट्स करके आप बाद में अपने लॉस को कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड में आपका 10,000 का नुकसान हो रहा था एक लोट पे, तो अगर आप एडजस्टमेंट्स करते हो तो आप 2,000-3,000 का लॉस लेकर बाहर आ सकते हो। तो इसलिए अगर आप ये स्ट्रेटजी सीख रहे हो, साथ में एडजस्टमेंट सीखना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप कम से कम पैसा मार्केट को दो और जिस दिन आप प्रॉफिट लेने पे आओगे उस दिन तो देखो आप 20,000, 25,000, 30,000 ले ही रहे हो। तो इस तरीके से प्रॉपर इस चीज को आपको यूज करना है। एंड बेसिक आपको ओवरव्यू मैंने समझा दिया। अब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो सबसे जरूरी चीज है, जब भी आप इस चीज को स्ट्रेटजी को बना रहे हो, कोशिश करनी है कि स्टॉक लिक्विड हो। फ्यूचर में तो देखो लिक्विड मिलेगा ही आपको, फ्यूचर में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑप्शंस जो है वो हर स्टॉक की लिक्विड नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि लिक्विड स्टॉक हो। ऐसा नहीं कि आप एमआरएफ में जा रहे हो क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी आपको, वहां पे आप ऑप्शन बाय नहीं कर पाओगे। फ्यूचर आपको मिल जाएगा लेकिन जिससे आपको हैच करना है वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से कुछ और भी मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती है, तो उनको अवॉइड करना है। ठीक है, वो आपको पता है नाम कौन से हैं। मेजर जिनमें ट्रेड होता है रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक्स में आपको ट्रेड करने की कोशिश करनी है क्योंकि इनके फ्यूचर भी लिक्विड हैं और इनके ऑप्शंस भी लिक्विड हैं। और अगर आपको किसी में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सिंपल सा तरीका है, आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कर लो, क्योंकि वहां पर भी आप सिमिलरली बना सकते हो। फ्यूचर लॉन्ग करो, साथ में पुट ऑप्शन बाय करो, उसमें बहुत ज्यादा डीप इन द मनी भी जाने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने 26,000 पे निफ्टी को लॉन्ग करा है, 26,100, 200 वाली पुट भी ले लो तो भी चलेगा। बस हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमें नेकर ट्रेड नहीं करना है। अगर फ्यूचर लिया है तो साथ में कोई पुट ऑप्शन जरूर लेना है ताकि हम डाउन साइड के लिए बच के रहें। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कोशिश करी है ये बताने की कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आप करते हो हेजिंग करके तो उसमें क्या पोटेंशियल है और रिस्क क्या है। रिस्क आप ऑलरेडी देख चुके हो, सिर्फ 8,000, 10,000 आपका एक लोट पे रिस्क आता है, लेकिन पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अब अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे तो कोई ना कोई दिन आपके भी स्टॉक्स जो है वो चलेंगे 5%, 10%। तो इस तरीके से आप फ्यूचर्स का यूज करके प्रॉपर एफिशिएंटली अच्छे से पैसा बना सकते हो मार्केट से। तो आगे डिटेल्स बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी एक स्ट्रेटजी आपको मैं 30 मिनट में सिखा सकता हूं। बहुत सारी आगे चीजें होती हैं, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कब अच्छे से डिप्लॉय करना है, रिजल्ट के आसपास क्या करना है, रोल ओवर कैसे करना है और बाकी सारी चीजें की प्रॉपरली ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, वो सब जैसे मैंने बताया मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल वहां पे पड़ी हुई है वीडियोस, आप उनको जाकर देख सकते हो। और बाकी जितना आप इन ट्रेड्स को खुद बनाओगे उतना आप धीरे धीरे सीखोगे। बास्केट में जाकर ट्रेड्स को ऐड करिए, चार्ट देखिए, उसका ट्रेड बना के रख दीजिए, 10 दिन 15 दिन बाद उसको एनालाइज करिए कि वो कैसे चल रहा है और धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि यस ये स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है और कितनी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी है। जाकर इस स्ट्रेटजी को यूज करिए एंड मार्केट में काम करना शुरू करिए। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऐसी और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो
तो बाजार के माहिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।